Lesson 1, The Last Lesson of Flamingo book written by Alphonse Daud. He was a French novelist and a short story writer. And in this story tells that France was defeated by Prussia, which was led by Bismarck. And it is set in the days of Franco-Prussian War, which was held in 1870 to 1871. Now moving to story. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. उस दिन सुबह वह मॉर्निंग में स्कूल के लिए बहुत ही लेट निकला और उसे बहुत डर था स्कोल्डिंग का, स्पेशली बिकॉज एम हेमल had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. स्पेशली इसलिए उसे डर था क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो सबसे क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स पे और उसे पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. फॉर अ मूवमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ क्षण के लिए वो सोचा कि वो भाग जाता है और पूरा दिन आउटडोर्स में ही स्पेंड करता है. It was warm, so bright the birds were chirping at the edge of woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. तो द वहाँ दिन बहुत ही वार्म था, ब्राइट था, बर्ड चहचहा रही थी अपने एजेस पे और ओपन फील्ड में सॉमिल के पीछे, सॉमिल यहाँ चारा मशीन है, उसके पीछे प्रूसियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे. यहाँ पे ड्रिल मीन्स परेड. एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. मतलब यह सब उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था पार्टिसिपल्स के रूल से. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरी ऑफ टू स्कूल. बट उसके पास ये सब देखने की क्षमता थी और वो स्कूल के लिए हरी किया. और यहाँ पे टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव होता है. When I passed the town hill, there was a crowd in front of bulletin board. जब वो टाउन हिल से गुजर रहा था वो देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास क्राउड है. फॉर द लास्ट 2 years आवर ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देवर. द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. 2 साल से जो भी बुरा न्यूज़ होता था वो उसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आता था, जैसे कि द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ. तो वो बॉय सोचता है कि बिना रुके चलते चलते सोचता है कि क्या मैटर होगा, क्या नोटिस होगा. देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई को. तब वो इतना जल्द वो हरी करता है और जितना तेज वो चल सकता है चलता है. द blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get your school in plenty of time." तो उसे जल्दी जल्दी चलते देख के वहाँ पे ब्लैकस्मिथ रहता है अपने अप्रेंटिस के साथ जो कि बुलेटिन बोर्ड रीड कर रहा होता है. वो बॉय से बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत जाओ बॉय. यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. तो अपने स्कूल पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम है. हियर बब मीन्स बॉय. देन आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन. तो उसे लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वह एम हेमल के गार्डन में पहुंचता है और सांस लेता है. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lesson repeated in unison very loud with our hands over our ear to understand better and the teacher great ruler rapping on the table. जब भी स्कूल शुरू होता है बहुत ही एक्साइटेड और शोरगुल वाला माहौल होता है वो जो कि स्ट्रीट से भी सुनाई देता है. द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद करना. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में लेसन को रिपीट करना. यूनिसन मीन्स एक स्वर में. और वेरी लाउडली with our hand over the ear to understand better and teacher great ruler rapping on the table. टीचर का रूलर टेबल पे ठक ठक मार चलना. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. बट
वहां पे ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सब शांत था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. तो जो बॉय रहता है वो सोचता है कि हमेशा जब भी वो लेट होता था तो वो इस डिस्टरबेंस में छुप के अपने डेस्क पे पहुंच जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler over his arm, under his arm. तो आधा टाइम वो विंडो में ही देख लेता है कि उसके क्लासमेट अपने सीट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और एम हेमल ऊपर नीचे वॉक कर रहे हैं अपने आयरन रूलर को अपने आर्म में दबा के। आई हैड टू ओपन द डोर I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो उसे डोर ओपन करके अपने प्लेस पे जाना था किसी को देखने से पहले। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना ashamed और frightened था। Here blushed means ashamed. But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you." बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल उसे देखते ही बोले, अपने प्लेस पे जाओ लिटिल फ्रांस। वी वर बिगनिंग, मैं तुम हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। हियर लिटिल फ्रांस इज द नेम ऑफ दैट बॉय। Little France, not it is France. M. Hamel is saying Little France, but the name of boy is France. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled। तो वो जंप करके वो अपने ब्रेंच पे बैठ जाता है और जब वो अपने डर पे काबू पाता है तब वो नोटिस करता है कि एम हेम्बल अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के आए हैं। हिज फ्रिल्ड मीन्स झालर एंड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये सब एम हेमल पहन के आए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। सब पे कढ़ाई किया हुआ है जो कि वो केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डे पे ही पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते। Beside the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. इन सब के अलावा भी स्कूल बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था और सोलेम मीन्स गंभीर। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, मतलब वो जो चीज़ उसे और सरप्राइज की वो था कि पीछे बैक बेंचेस पे जो हमेशा एम्प्टी रहता है उस पे विलेज पीपल बैठे हुए थे, उन लोग की तरह ही। और यहाँ पे बता रहा है कौन कौन बैठे थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। एवरीबडी लुक सैड एंड हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। सब कोई जो बैठा था पीछे विलेजर सैड लग रहे थे और हाउसर जो थे वो लाए थे ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर मतलब छोटे बच्चों की प्राइमरी की बुक्स। थम्ड एट द एजेस, थम्ड मीन्स फटा हुआ, मतलब मुड़ा हुआ, एजेस पे मुड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो उसे खोल के अपने नीज पे रखे हुए थे और उस पे बुक के ऊपर पेजेस पे अपने स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा रखे हुए थे। while i was wondering all about all it while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is last lesson I shall give you."
तो इन सब के माहौल में ही एम हेमल अपने चेयर से उठते हैं और उसी टोन में जिसमें वो पहले बोले थे लिटिल फ्रांस से वो बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो कि मैं दे सकता हूँ। द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो वो बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि उन जर्मन ही पढ़ाना है इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो वो बोलते हैं कि नया मास्टर कल आएंगे और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत अटेंटिव रहो। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी। सॉरी, वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। तो फ्रेंच के लिए ये वर्ड वो किसी तमाचे की तरह था। ओह, ओह द wretches that was that they had put up at the town hills। तो यहाँ पे फ्रेंच को बुरा लगता है, वो कहता है अच्छा तो यही था जो कि टाउन हॉल में नोटिस लगा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। तो यहाँ पे लिटिल फ्रेंच बोलता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों, मैं तो हार्डली इसे लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं इसे अब और कभी नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, क्या मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। ओह, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार। तो यहाँ पे वो फ्रांस सॉरी फील करता है कि वो क्यों नहीं अपना लेसन लर्न किया और क्यों वो बर्ड्स के एग के पीछे दौड़ता रहा और सार में स्लाइडिंग करता रहा। वो अपना लेसन पे क्यों नहीं फोकस किया, क्यों नहीं वो लर्न किया, सॉरी फील कर रहा है इसके लिए। माई बुक्स that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, were old friends now। मेरी बुक जो कि फ्रांस की बुक जो कि उसे कुछ दिन पहले तक एक नॉसेंस लगता था, कैरी करने के लिए हैवी लगता था, वह अब उसे ओल्ड फ्रेंड्स दिख रही थी जिसे वो जाने नहीं दे सकता था। एंड एम हेमल टू द, और एम हेमल को भी। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। तो यह सोच के कि वो जा रहे हैं, फ्रेंच भूल गया कि वो उनका रूलर और वो कितने क्रैंकी थे कि रूलर से वो मारते मारते थे, वो सब वो भूल गया। वो बस चाहता था कि एम हेमल न जाए। The poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood। तो फ्रांस बोलता है कि ओ, ये लास्ट लेसन के ऑनर में ही सर संडे क्लोथ्स को वियर करके आए हैं, और वो अभी समझ जाता है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजर्स फॉर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब वो समझ जाता है कि विलेज पीपल बैक ब्रेंचेस पे क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वह इसलिए था क्योंकि वह इस सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि वह स्कूल और नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर इस 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। ये उन लोग का तरीका था हमारे मास्टर को थैंक यू कहने का, उनके 40 ईयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, और कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जो कि अब नहीं था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड। ये सब मैं सोच ही रहा था कि वो सुनता है कि उसका नाम बुलाया जाता है, अब वो उसका टर्न था रिसाइड करने का, बोलने का। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल और द पार्टिसिपल ऑल थ्रू।
very loud and clear and without one mistake. तो फ्रेंच सोचता है कि वह पार्टिसिपल फ्रेंच चाहता है कि वो पार्टिसिपल के रूल्स को लाउड और क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक बोल दे एक ही बार में. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. लेकिन वह पहले वर्ड पे ही मिक्सड अप हो जाता है और वह वहीं पे शांति से चुपचाप खड़ा रहता है. होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. डेस्क को पकड़ के खड़ा रहता है और उसकी हार्ट बीट करता रहता है तेज तेज एंड उसके में हिम्मत नहीं होती है ऊपर देखने की. आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ. वह सुनता है कि एम हेमल को बोलते हैं मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद से बुरा फील हो रहा होगा. सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड आवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो. देखो क्या हुआ, हमेशा हम कहते थे अपने से कि वाह हमारे पास तो भी बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ लूँगा. बट नाउ यू सी वेयर वी हैव केम आउट. लेकिन अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. यही प्रॉब्लम है एल्सेस के साथ कि वह लर्निंग को टुमारो मतलब कल के लिए कर देते हैं, टाल देते हैं. नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब उन लोगों के पास राइट होगा तुम्हें कहने के लिए, किसके, जर्मन्स को. हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. तुम कैसे खुद को फ्रेंचमैन कहते हो क्योंकि ना तो तुम अपना लैंग्वेज बोल सकते हो ना ही तुम अपने लैंग्वेज को लिख सकते हो. बट यू यू आर नॉट वर्स, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ. बट इसमें पूरी तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसमें सबकी गलती है, हमारी भी गलती है. योर पेरेंट्स वर नॉट एनसीसियस anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or the mill. तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने अवेयर नहीं है कि तुम्हें स्कूल तुम्हें पढ़ाएं लर्न करने के लिए. वो चाहते हैं कि तुम फार्म्स और मिल्स पे जाओ और मनी अर्न करो. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन. इस चीज़ के लिए मैं भी ब्लेम के मुझे मैं भी खुद को ब्लेम करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने तुम्हें अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा था इंस्टीड ऑफ लर्निंग. तो इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था क्या मैं तुम लोगों को हॉलीडे नहीं दिया. Then from one thing to another, M. Hebel went to talk about French language, says about it was the most beautiful. तो ये सब बात करते करते एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज इस वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. द द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही क्लियरेस्ट और लॉजिकल है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसे भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज वेन पीपल आर इंसेल्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. क्योंकि अगर कोई आदमी बंदी बना लिया जाता है तो जब तक उसे अपना लैंग्वेज पता है उसके पास उस जेल से निकलने की चाबी है. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. फिर वो ग्रामर बुक खोलते हैं और लेसन रीड करते हैं. इट वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मतलब मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं उसे कितने आसानी से समझ गया. I understand. All he said seemed so easy, I think, too, that I had never listened so carefully. जो कुछ भी उन्होंने बोला वो बहुत ही इजी लग रहा था, इतना इजी कि आई हैड नेवर लिसन, मतलब उसे इतना इजी इसलिए लग रहा था क्योंकि वो इतना केयरफुली आज से पहले कभी नहीं सुना था.
एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एनीथिंग विथ सो मच पैशन। और वो इसलिए भी क्योंकि मिस्टर एम हैमेल कभी भी इतने पेशेंस के साथ वो एक्सप्लेन भी नहीं किए थे। इट सीम अमंग एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा दिख रहा था कि एम हैमल अपना सारा ज्ञान, मतलब जो कुछ वो जानते थे वो सब वहाँ के बच्चों को दे के जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट इनटू आवर हेड एट वंस, तो एक बार में ही सब उसके दिमाग में डाल देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उनका राइटिंग में लेसन स्टार्ट हुआ। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉफ़ी फॉर अस रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड। उस दिन एम हेमल के पास हम लोगों के लिए ब्यूटीफुल कॉफ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। उसमें फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था और वो देख के लग रहा था कि फ्लैग जैसे स्कूल के रूम में फ्लैग फ्लो कर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर हंग हो, मतलब लटके हो। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। तुम्हें देखना चाहिए था दैट वो कैसा उस टाइम दिख रहा था एंड कितनी शांति थी उस टाइम। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो कि वहाँ पे सुनाई साउंड, केवल साउंड सुनाई दे रहा था वो था पेन को पेपर पे लिखने का साउंड्स। वन सम बिटर फ्यू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिल वर्स। और बाहर से बिटल्स उड़ते उड़ते अंदर आ गए बट कोई उस पर अटेंशन ध्यान नहीं दिया, ना कि वो छोटे बच्चे, मतलब वहाँ पे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो कि अपने फिशों को ट्रेस कर रहे थे एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन कुकड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और रूफ पे बैठ के पिजन्स कुक कर रहे थे वेरी लो वॉइस में। और यहाँ पे फ्रेंच सोचता है कि क्या वे इसे भी जर्मन में बोलना या फिर सिंग करना सिखा पाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी लिखने के बीच बीच में फ्रेंड्स ऊपर देखता था वो देखता था एम हैमेल मोशनलेस बैठे हुए अपने चेयर पे, और एक चीज को फिर दूसरे चीज को वो देख रहे थे। ऐसा इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में सब कुछ फिक्स्ड कर लेना चाहते थे। अपने स्कूल रूम में जो भी है वो अपने माइंड में उसकी पिक्चर फिक्स कर लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। फैंसी 40 ईयर से वो वहीं पे थे सेम प्लेस पे, और उनके गार्डन, वहाँ पे गार्डन था उनका, और उनका क्लास गार्डन, द विंडो एंड हिज क्लास वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम। और उनके गार्डन और घर के सामने ही विंडो, क्लास और क्लास की विंडो थी। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड ब्रेंच हैड बीन worn स्मूथ। डेस्क और ब्रेंच पे इतने दिन से यूज हो रहा था कि वो स्मूथ हो गया था। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर एंड होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडो ऑफ द रूट। वॉलनट ट्री उनके गार्डन में जो था अखरोट का पेड़, वह बहुत ही टॉलर हो गया था, और होप वाइन जो वो लगाए थे अपने हाथों से, वह स्कूल के रूफ को टच कर रहा था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इनका दिल कितना टूटा होगा ये सब छोड़ के जाने के लिए। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। यह सुन के कि उनकी बहन
पैकिंग कर रही हैं कंट्री को छोड़ने के लिए, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। But it had the courage to hear every lesson. But he had the courage to hear every lesson to the very last. But उनके में इतना करेज था कि वो सबका एक एक का जाके सुने कि क्या क्या वो लिखे हैं। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted ba bi bi boo boo. राइटिंग के बाद उनका एक हिस्ट्री का लेसन होता है, उसके बाद बेबीज ये बोलते हैं बा बी बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल्ड द लेटर विद देम। तो जो हाउसर पीछे बैठे रहते हैं वो अपने स्पेक्टिकल्स को हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में प्राइमर पकड़ के बच्चों के साथ स्पेल करते हैं लेटर्स। यू कुड सी that he too was crying. His voice trembled with motion, and it was so funny to hear him that all wanted to laugh and cry. आप सोच सकते हैं कि he was also crying, वो भी रो रहे थे, उनका वॉइस मोशन का ट्रेम्बल हो रहा था और वो ऐसा रो रहे थे कि सब बहुत फनी लग रहा था। सबको ही उनके ऊपर हंसना भी चाहते थे और सबको रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। फिर ऑथर कहते हैं कितना अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजल्स। और इसी बीच चर्च का क्लॉक 12 बजने पे 12 का इशारा कर, मतलब 12 बजने पे जो साउंड आता है वो होता है देन द एंजल्स, फिर प्रेयर होता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम डील साउंडेड अंडर आवर विंडो। और फिर प्रूसियंस ड्रिल या परेड करके वापस लौटते थे तो वो साउंड भी सुनाई देता है विंडो से। एम हेम्बल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। एम हेबल अपने जगह पे खड़े होते हैं और फ्रेंच कहता है मैं उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। वह उनके रिस्पेक्ट में ये कहता है कि वो उनको इतने ध्यान से इतना लंबा कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स ही सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वह बोलते हैं मेरे दोस्त, उसके बाद फिर वो आई आई करके रुक जाते हैं जैसे उनको कुछ चोक कर लिया हो और वो आगे नहीं बोल पाते हैं। फिर वो देन ही रिटर्न टू ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might he wrote a large as he could। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरह मुड़ते हैं और चौक उठा के वो जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिखते हैं वाइवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग रिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go। फिर वो रुकते हैं और अपना सर झुका के बोलते हैं, बाल की तरफ सर करके बोल, बिना कुछ बोले गेस्चर बनाते हैं, हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल डिसमिस हो गई है, यू ऑल कैन गो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।